खिता पोठवार तारीखी अहमियत का हामिल जरखेज इलाका है, जहाँ से बड़े बड़े नामवर जंगजुओं और हुक्मरानों का गुजर हुआ। इस खित्ते ने हजारों बरसों पर मुहित अरूजो जवाल देख रखे हैं। ईरान, हिंदुस्तान, कश्मीर और चीन को मिलाने वाले कदीम रूट की वजह से इस इलाके की अस्करी और तिजारती अहमियत कभी भी कम ना हो पाई। यहाँ माजी की अजीम बुद्ध मत तहजीब के नकूश समेत हिंदू मत, इस्लाम और सिख अदवार के आसार मिलते हैं। इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर की दूरी पर रवात में वाक़े एक कला माजी की इन्हीं शानदार यादों का अमीन है। कहते हैं कि 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी के हिंदुस्तान पर हमलों के दौरान ये मुकाम आबाद हुआ, जबकि यहाँ मौजूद कला 16वीं सदी के दौरान मुगलिया दौरे हुकूमत में कायम किया गया। यहाँ एक तरफ मकबरा और मस्जिद वाक़े है, जबकि तीन अतराफ में दर्जनों कमरा नुमा सेल हैं, जहाँ लश्करों और तिजारती काफिलों में शामिल अफराद क़याम करते थे। कले के बीचों बीच चंद कब्रें भी हैं। तारीखी हवालों के मुताबिक नामवर गखर सरदार सुल्तान सारंग खान अपने 16 बेटों और करीबी रुफ़का के साथ यहाँ दफन हैं, जिन्हें शेरशाह सूरी ने मुगल सल्तनत का इत्तेहादी होने की बुनियाद पर यहाँ होने वाले मार्के में कत्ल कर दिया था। रवात फोर्ट खासी अहमियत का हामिल है और तारीखी हवालों से हम इसका जिक्र करें तो तारीख में इसकी काफ़ी ज़्यादा अहमियत है, और वो अहमियत इस वजह से है कि ये दिल्ली को काबुल से मिलाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड पर वाक़ है। और जितने भी माजी में काफ़िले काबुल से दिल्ली जाते थे या दिल्ली से काबुल आते थे, चाहे वो लश्कर हों चाहे वो तिजारती काफ़िले हों, वो यहीं से गुज़रते थे। और यहाँ पर एक क़यामगाह थी जहाँ पर वो क़याम करते थे। यहाँ पर जो लश्कर थे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों को फ़तह करने के लिए जाते थे, वो भी यहीं पर क़याम करते थे। अगर कोई तिजारती काफ़िले होते थे तो वो भी यहाँ पर शब बसरी करते थे और उसके बाद अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो जाते थे। वैसे तो जो रवात फोर्ट है इसका ज़िक्र हमें सुल्तान महमूद गजनवी के दौर से मिलता है, तकरीबन 11वीं सदी से, लेकिन इसको शनाख्त और पहचान जो है वो शेरशाह सूरी दौर में मिली। ये रवात फोर्ट इस्लामाबाद से खासा करीब है और एक बड़े रकबे पर ये कायम है। और अभी भी अगर हम इसकी तामीरात देखें तो इसमें माजी का जो अक्स है वो झलकता है। और आप अगर इसको देखें तो आपको पता लग जाता है कि माजी में किस किस्म की तामीरात होती थी, यहाँ पर क्या कुछ है। इस हवाले से फ़रद सईद साहब जो कि असिस्टेंट क्यूरेटर हैं यहाँ के, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ है। फ़रद सईद साहब, इस फोर्ट के बारे में हमें बताइए कि एक तो तारीख़ी लिहाज से इसकी क्या अहमियत है, दूसरा यहाँ पर क्या कुछ है। जी, जैसा कि ये किला खिता पोठवार में वाक़या है और जीटी रोड के साथ वाक़या है, और ये किला पहले तो 11वीं सदी में बना था महमूद गजनवी के दौर में। उसके बाद ये किले की जो एक्सटेंशन है वो हुई है अर्ली 15th सेंचुरी में। और कहा जाता है कि जो उस दौर में जर्नैली रोड से लोग मुसाफिर या ऑफिसर्स गुजरते थे वो यहाँ पे स्टे करते थे। इसको लिविंग सेल्स हमारे 76 हैं और अंदर प्रेजेंटली कब्रें हैं, एक 3 डोम मास्क है, एक मकबरा है। तो 11वीं सदी में जब महमूद गजनवी का जो बेटे थे मसूद खान, कहा जाता है कि उनको उनके अपने ही जर्नैलों ने टेक्सला के मुकाम पे ले जाके उनको टार्चर किया और बाद में उनको वहाँ पे शहीद कर दिया गया। उसके बाद ये किला जो है वो मुगल्स के पास आया और मुगलों ने, क्योंकि इस खिता पोठवार में गखर हुक्मरान थे, तो कहा जाता है कि सुल्तान सारंग खान गखर जो थे उनको यहाँ पे उनको ये किला दिया गया। और शेरशाह सूरी जो थे वो रोहतास में जो है उनको ले जाके इनको टार्चर किया गया, इनको इनके 16 बेटों समेत, और बाद में इनको फिर टार्चर करके शहीद।
रहेगा। प्रेजेंटली यहाँ पे उनकी कब्रें हैं और उनका मकबरा है और एक छोटा सा ग्रेव इंक्लोयर है, उसके अंदर भी 3 कब्रें हैं। तो लिहाजा ये खित्ता पोठोहार में एक बड़ा कदीमी सराय था, जो कि एक किला नुमा आप इसको कह सकते। यहाँ पे यानी वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि लश्कर भी और काफिले भी यहाँ पर कायम करते थे, क्योंकि ये वैसे तो एक अस्करी पड़ाव ही नज़र आता है। इसमें फोर्ट वाली एज सच वैसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई पैलेस नहीं है और सेल्स हैं जहाँ पर लोग रहते थे और क़याम करते थे। तो इस मकबरे के अलावा ये मस्जिद भी है यहाँ पर। ये मस्जिद कब का एडिशन है? ये मस्जिद भी उसी दौर में बनी गई है। कहा जाता है कि ये चूँकि गखर मुसलमान थे और बड़े मजहबी थे, तो वो इसको अपने मस्जिद के तौर पे यूज़ करते थे। तो लिहाजा प्रेजेंटली तो ये मस्जिद हमें, जब हम इससे अब इसको देख रहे हैं, किताबों में भी हमने पढ़ा है, लिटरेचर से भी, तो ये एक बड़ी खूबसूरत 3 डोम मास्क है और प्रेजेंटली भी लोग इसको नमाज के तौर पे 5 वक्त के लिए यूज़ कर रहे हैं। आबाद है ये मस्जिद अब तक। आबाद है जो। तो इसकी कब्रों के बारे में बताइए कि पहले तो कहा जाता था कि ये जो मकबरा है इसके अंदर कब्रें हैं, लेकिन बाद में कुछ तारीखी हवालों में ये भी आता है कि कब्रें यहाँ से शिफ्ट कर दी गई थी। वो कब्रें कब और कैसे शिफ्ट की गई हैं, हमें इस बारे में भी बताइए। जी, जैसा कि कहा जाता है कि जो मकबरा की अगर आप तारीफ सुने तो मकबरा के अंदर कब्रें होती हैं। अगर आप हिस्टोरिकली आप इस चीज़ को देखें तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए महकमा आसार कदीमा ने यहाँ पे अंदर खुदाई भी की है जो है, और हमें 7 ग्रेव्स का एविडेंस हमें मिला है जो। तो लिहाजा ये है कि महकमा आसार कदीमा ने इसके ऊपर जब काम किया है अंदर इसकी एक्सपेशन के लिए, तो 7 ग्रेव्स की हमें ड्राइंग्स मिली। तो ये अब कब्रें यहाँ बाहर शिफ्ट कर दी गई हैं। जी। तो यहाँ क्योंकि कहा जाता है कि सुल्तान सारंग खान और उनकी औलाद की कब्रें भी यहाँ पर हैं, तो इस हवाले से अब पता चल सका कि ये जो कब्रिस्तान है मुख्तसर से जहाँ पे हम घूम रहे हैं, यहाँ पे किसकी कब्र कहाँ पर है? प्रेजेंटली जो कि सरदार सारंग खान गखड़ बादशाह थे गखड़ों के, उनकी कब्र तो हमें बाहर मिलती है। ये उनकी कब्र कहा जाता है। जी जी बिल्कुल। और इसी चीज़ को हमने एविडेंस के तौर पे देखने के लिए कि मकबरा वो है और कब्र बाहर है, इस चीज़ को एविडेंस के तौर पे हमने देखने के लिए हमने अंदर खुदाई की है। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि जब क्या कहते हैं राजा रंजीत सिंह यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने इनकी कब्रों को बाहर शिफ्ट किया है और प्रेजेंट कब्र में बाहर मिलती है। ये कब्र अब जो है तारीखी हवालों में ये जिक्र मिलता है कि ये सुल्तान सारंग खान की है, की कब्र। और बाकी अतराफ में जो कब्रें हैं वो इनके कुछ बेटों की हैं, और कुछ के बारे में कहा जाता है कि उनके जो जर्नैल वगैरह थे जी जी वो उनकी कब्रें हैं। उनकी। ठीक है, तो ये यानी कि ये कब्रिस्तान भी, हाँ, ये नेम प्लेट भी यहाँ पर हमें मिलती है, सुल्तान सारंग खान गखड़ की वल्द मलिक तातार खान गखड़। तो तारीख शहादत भी इनकी 1546 जी जी यहाँ पर लिखी है, और ये अटक से जेलम हजारा और बशमूल कश्मीर के ये हाकिम थे। तो ये तो बड़ी जी जी बिल्कुल तारीखी जगह है। जी जी बिल्कुल। खित्ता पोठोहार में इनकी चूँकि हुकूमत थी, और कहा जाता है कि अटक, कश्मीर और हज़ारा तमाम रीजन में इनकी हुकूमत थी, और ये मुगल्स के बहुत ज़रा लॉयल थे। लेकिन शेर शाह सूरी की अक्सर इनकी लड़ाइयाँ सिर्फ इसी वजह से होती थी कि आप हमें ज्वाइन करें और मुगल्स को आप छोड़ दें। तो लेकिन चूँकि ये मुगल्स के साथ बहुत लॉयल थे, मुखलस थे उनके साथ, तो इन्होंने जंग को तरजीह दी है और अपनी जान कुर्बान कर दी। ये तो काफ़ी तारीखी जगह है जी जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो फरहत सही साहब, अब हमने मेरा ख्याल है इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में तो बात कर ली। जी जी अभी जो अंदर का स्ट्रक्चर है मकबरे का और मस्जिद का, जी जी वो भी हमें जी दिखाएं। जी जी जरूर चलें वहाँ पे। चलें। ये कलानुमा सराय जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत की हामिल थी। यही अहमियत इसे हर वक्त खतरात से दोचार रखती थी। खतरात के पेश नज़र किले के चारों अतराफ में हिफाजती नुक्ता नज़र से बुलंद फसीलें तामीर की गई थी, ताकि निगरानी के साथ साथ बैरूनी जारियत की सूरत में दिफाई इकदामात किए जा सकें। जिसे हम रवात फोर्ट कहते हैं, रवात किला कहते हैं, ये दरहकीकत एक अस्करी पड़ाव था, और जो लश्कर यहाँ पर आते थे वो यहाँ पर पड़ाव करते थे, और काफिले भी जारी बात है फिर यहीं से गुजरते थे तो यहीं पड़ाव करते थे। तो यहाँ पर जो मुखालिफिन थे उनकी तरफ से हमले का हमेशा खतरा रहता था, और ये खदशा होता था कि किसी भी टाइम यहाँ पे कोई भी लश्कर हमलावर हो सकता है।
इसीलिए ये जो फोर्ट है इसके 3 दरवाजे बनाए गए, एक मशरकी सिमत में है, एक शुमाली सिमत में है और एक मगरबी सिमत में है। 3 इसके दरवाजे हैं और 3 दरवाजे इसलिए हैं कि यहाँ से एक तो हमले की सूरत में 3 अतराफ से निकला जा सकता था और दूसरा यहाँ से दूर दूर तक नज़र रखी जा सकती थी। इस टाइम जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये मगरबी दरवाज़ा है जिसके बिल्कुल ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ से काबुल से आने वाले जो रास्ता था उस पर नज़र रखी जा सकती थी। तो हम आपको कहेंगे कि कभी यहाँ से गुजरें तो ज़रूर इस जगह को देखें, आपको पता चलेगा कि हमारी इस इलाके की जो तारीख है वो कैसी है। रवात से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर सागरी के कस्बे में बुद्ध दौर का अकलौता देवकामत स्तूपा है। इसकी तारीख तकरीबन 2300 साल पुरानी है। जब इस खित्ते में बुद्ध मत को अरूज हासिल था तब यहाँ बुद्ध मत के पैरोकार दूर दूर से मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आते थे। मानक्याला स्तूपा के बारे में तारीखी तौर पर 2 हवाले मिलते हैं। पहले हवाले के मुताबिक कहा जाता है कि इसकी तामीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर से भी 200 साल पहले कनिष्का दौर में हुई और तब यहाँ पर यह स्तूपा तामीर किया गया। जबकि एक और रवायत के मुताबिक इसकी तामीर अशोका दौर में हुई और कहा जाता है, तारीखदान बताते हैं कि जो बुनियादी तौर पर 84 स्तूपास बनाए गए थे जिनमें बुद्धा की राख को दफनाया गया था, ये उनमें से एक है। बाकी तमाम स्तूपास इन 84 स्तूपास के बाद बने। ये जो स्तूपा है जो रवात में वाक़ है, इसका फ़न तामीर, इसका तर्ज तामीर गंधारा आर्ट का ही है। जिस तरह बाकी स्तूपास बुद्ध मत के हमने आपको दिखाए, बिल्कुल वैसा ही इसका तर्ज तामीर है। लेकिन यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नहीं है। बुद्धा के जो मुख्तलिफ हमने स्तूपास देखे उनमें साथ आपको भी हमने दिखाया कि मुख्तलिफ मजहबी कम्प्लेक्स उनके साथ बने थे। उनके साथ रहायशी कमरे मौजूद थे, पानी का तालाब था, फिर जो खादमीन या तुलबा जो बुद्ध मत की तालीमात हासिल करने के लिए आते थे उनके लिए बाकायदा रहायशगाहें भी बनाई जाती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक मरकज़ी स्तूपा है और इसके अतराफ़ में जितनी जगह भी है वो खाली है। यहाँ पर कोई मन्नती स्तूपा नहीं है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन जगह है, आप इसको विज़िट करें और देखें कि उस दौर में तामीरात कैसी होती थी। यहीं सागरी में हिंदू मजहब के 2 कदीम मंदिर भी हैं। खस्ताहाली का शिकार ये मंदिर मादूमियत के खदशे से 2-4 है। मुतहदा हिंदुस्तान के दौर तक यहाँ हिंदू मत के पैरोकार इबादत किया करते थे, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ के हिंदू बासी हिंदुस्तान हिजरत कर गए। अब ये मंदिर सिर्फ तारीखी अहमियत के हामिल हैं। रवात से शुमाली जानिब कलर सईदा में भी तारीखी यादों की अमीन कई कदीम तामीरात मौजूद हैं, जिनमें से एक खेम सिंह बेदी का 1860 में तामीर करदा बेदी महल है। खेम सिंह बेदी सिखों के रूहानी पेशवा थे और बाबा गुरु नानक साहब के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये महल 2 कनाल 8 मरले अराजी पर मुश्तमिल है। बेदी महल अपने दौर की शानदार और पुरशिको इमारत है। मुतासिर कुन डिज़ाइन और नक्शकारी से मुज़य्यन दरो दीवार देखकर अंदाज़ा होता है कि इसे तामीर करने वाले कितने बाज़ोक थे। यहाँ के मकीन भी 1947 में बंटवारे के बाद हिंदुस्तान हिजरत कर गए थे, जिसके बाद 1997 तक यहाँ सरकारी स्कूल कायम रहा। मगर अब यहाँ वीरानी और उदासी के डेरे हैं। खस्ता हाल महल को मुनहदम हो जाने के खदशा के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। महल के वजूद को लाख खतरात के बावजूद ये शाहकार अब भी देखने के लायक है।
की बैरूनी तरफ एक 30 फुट बुलंद पोल नस्ब है, जिस पर सिखों का मजहबी निशान किरपान बना हुआ है। इसी किरपान के नीचे एक कबरनुमा चबूतरा है, जिस पर गोरमुखी जुबान में लिखा है, राम सिंह भाटिया ने बाबा जी की याद में टहलक बनवाई। कलर सैयदन का बेदी महल खालसा फन तामीर का शाहकार है और इसके बारे में बताया ये जाता है कि खेम सिंह बैदी जिनका ताल्लुक बाबा गुरु नानक के ख़ानदान से था, उन्होंने 1860 में इसको तामीर कराया और ये क़याम पाकिस्तान तक सिख बरादरी का बड़ा अहम मरकज़ रहा। ये महल था और यहीं पर जो लोगों के शिकवे शिकायत होती थी या एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मुकदमात होते थे, उनकी सुनवाई भी यहाँ पर होती थी। इस महल को 165 साल के लगभग अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसकी शान शौकत और इसका जाओ जलाल ताहाल बरकरार है। खस्ता हाल इमारत हो चुकी है, लेकिन स्ट्रक्चर इसका पूरे का पूरा मौजूद है, जिसको देखकर पता चलता है कि उस दौर में कितनी ये मोहब्बत से और कितने लगाव के साथ इसकी तामीर की गई थी कि एक ऐसा शाहकार बनाया गया जो कि लगभग 250 साल गुजरने के बावजूद आज भी कायम है। मोहम्मद अज़हर साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक कलर सैयदा स्कूल से ही है और यहाँ पर सीनियर टीचर हैं। मोहम्मद अज़हर साहब, हमें इसके बारे में ये बताइएगा कि ये इमारत तो हमने देख ली, शब रोज़ जो यहाँ पर गुजरे, इसके बारे में आप यहीं के रहने वाले, क्या सुना बुज़ुर्गों से बारे में, बुज़ुर्गों के से इस बारे में यहाँ क्या कुछ होता रहा? थैंक यू वेरी मच। ये सिख ज़ाहिर मज़हब के जो पैरोकार थे, ये उनकी यहाँ पे ये इनका एक हेडक्वार्टर था और यूँ समझ लीजिए जैसे उनका एक ये जो था, और जहाँ पे इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, ये उनका एक कोर्ट रूम था और कोर्ट हाल था। यहाँ पे वो अपने लोगों की जो मसाइल थे वो सुनते थे और यहीं पे जो बिल्डिंग है इसका जो सरबराह था, ये जो साहब जो जिस रोड से आप होके आए हैं रवात से यहाँ पे, वो भी कहते हैं कि वो एक दिन में ये तामीर हुई है, एक रात में बल्कि तामीर हुई है। शायद वायसराय हिंद ने यहाँ पे विजिट करना था और ये शुरू में तो ज़रा ये उनका सिख जो सिलसिला था उसकी ये थी बेस थी, ये बेस कैंप था उनका। और बाद में ये इसको स्कूल का जो दर्जा दे दिया गया और बड़े अरसे तक ये स्कूल चलता रहा। 1997 तक यहाँ पे जो गवर्नमेंट हाई स्कूल कलर सैयदा है, वो उसकी क्लासेस जो है बाकायदगी से यहाँ पे होती रही हैं। फिर 1997 में रिटायर्ड जनरल टिक्का खान, जो पाकिस्तान हिस्ट्री में 1971 जो वो हमारी वार है उसमें पाकिस्तान का एक हीरो है, रिटायर्ड जनरल टिक्का खान, वो भी कलर सैयदा से बिलोंग करते हैं। उनकी कोशिशों से, मेहनत से फिर ये नई बिल्डिंग जो तामीर हुई है, जो बिल्कुल आपने देखा ये बिल्कुल यहाँ पर बाहर है और स्कूल फिर उधर शिफ्ट हो गया और इसको गवर्नमेंट ने इसको डाइजेस्ट बिल्डिंग करार दे दिया। इस इमारत में क्या कुछ है? इसके जो ये तामीरात है, ये सामने कुछ शायद ये गार्ड रूम मुझे लग रहा है जी जी। इस तरह के, और क्या क्या है ऐसे इमारत में? यहाँ पे आपको बहुत सारे रूम्स मिलेंगे और बड़ी यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन, रोशनी का बंदोबस्त और प्रोटेक्शन के हवाले से, और बाकी जो फ़न तामीर है, अगर आप इनके दरवाज़ों को देख लें और अंदर जो पेंटिंग है अगर आप वो देखें तो यकीनन वो मास्टरपीस है, वो शाहकार है अपने दौर के, और आज भी वो कलर्स जो हैं अपनी ओरिजिनल हालत में, असली हालत में वो वहाँ पे मौजूद हैं। वे बड़े लगाव से ये इमारत उन्होंने बनाई थी और इतने लगाव से कि 250 साल इसकी उम्र हो गई और आज भी जो है ये जो इनको खंडरात को हम अगर खंडरात कहें तो शायद ये कोई इतनी जस्टिफिकेशन शायद ना हो। अगर इसको थोड़ा बहुत रेनोवेट किया जाता और इस पर कोई थोड़ा बहुत गवर्नमेंट तवज्जो देती तो यकीनन ये इमारत जो थी वो वाक़तन बहुत आउटस्टैंडिंग थी। तो महकमा आसार कदीमा इसके मुतालिक क्या कर रहा है जी? महकमा आसार कदीमा शायद उनके पास इतना टाइम और फाइनेंस का कोई इशू है। यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स हैं, लोकल और जो फॉरेनर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, खासकर इंग्लैंड से, अमेरिका से, इंडिया से यहाँ पे सिख आते हैं और हम उनको यहाँ पे ये विज़िट करवाते हैं। लेकिन वो जब इसकी खस्ता हाली देखते हैं तो फिर ज़ाहिर है हम जो स्कूल है, स्कूल के पास तो इतने फंड्स नहीं है तो वो इस पर खर्च कर सके। तो अभी इसकी ज़रूरत है कि इसकी कोई प्रोटेक्शन हो, खासकर रेनोवेट करके इसको जी रेनोवेट किया जाए। जी बिल्कुल। तो विज़िट हमारा बेदी महल का जारी है। अभी आपको महल अंदर से भी दिखाता हूँ कि बाहर से तो इतनी शान शौकत वाली इमारत है ही, इसके अंदर क्या कुछ है आपको भी दिखाता हूँ और मज़ीद इसके बारे में भी आपको मालूमात देंगे कि यहाँ माजी में क्या कुछ होता रहा, कैसी सरगर्मियाँ यहाँ होती रही, क्या में पाकिस्तान से पहले क्या हुआ और जब पाकिस्तान बन गया तो फिर यहाँ पर क्या हालात थे, सब आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले चलें अंदर विजिट करते हैं।
ये बेदी महल का रिहायशी इलाका है जहाँ खेम सिंह बेदी और उनकी फैमिली रिहाइश पजीर थी। इसको देख ले अगर तो वेंटिलेशन के लिए ये तमाम का तमाम एरिया ऊपर खाली छोड़ा गया, और इसके आसपास अगर आप देखें तो बिल्कुल वैसा ही फ़न तामीर हमें मिलता है जो कि हिंदुस्तान में कसरत से इस्तेमाल हुआ। इसमें मुग़ल फ़न तामीर भी है और इसमें जो लोकल और फ़न तामीर इस्तेमाल होते रहे मुत्तहदा हिंदुस्तान में, उसका रंग हमें यहाँ पर नज़र आता है। जितनी यहाँ पर कलर्स हैं ये स्टोन कलर्स हैं, पत्थर को पीस कर ये रंग बनाए जाते थे और उसके बाद उनको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि 165 साल गुजरने के बावजूद भी ये रंग नुमाया है और इन्होंने अभी तक अपनी रंगत छोड़ी नहीं है, ये कलर फीके नहीं पड़े। तो यकीनन इसको प्रिजर्व करना चाहिए, महफूज बनाना चाहिए, क्योंकि ये वाकई एक शाहकार है। कलर सईदा में सिख दौर की एक और बड़ी यादगार भी है। सन्नी कला के नाम से मशहूर ये इमारत डोगरा राज के दौरान तामीर की गई। तब ये इलाका इंतज़ामी तौर पर वादी कश्मीर का हिस्सा था। यहाँ रावलपिंडी से श्रीनगर आने जाने वाले अस्करी दस्ते पड़ाव डालते थे। बैरूनी तरफ से कला नुमा दिखने वाली इस इमारत में कोई बाकायदा रिहायशी बिल्डिंग नहीं है। एक बड़ा सहन है जिसके चारों इतराफ में बुलंद फसीलें और गार्ड रूम हैं। मगरबी सिमत में एक सूफी बुजुर्ग साहिबजादा अब्दुल हकीम का मज़ार है। मज़ार तो इस कला नुमा सराय की तामीर के बाद यहाँ कायम हुआ, लेकिन साहिब मज़ार कला की तामीर से भी पहले इस मुकाम पर चिल्ला कशी किया करते थे, जिन्हें कला की तामीर के वक्त यहाँ से जबरी बेदखल कर दिया गया था। ये अलग से तारीखी अहमियत की हामिल एक दिलचस्प दास्तान है। सन्नी फोर्ट के मगरिब में कुछ गहराई पर पानी का एक चश्मा है जिसकी रवानी सदियों से जारी है। सन्नी कला की तामीर के लिए इस मुकाम के इंतखाब की बुनियादी वजह ये चश्मा भी था। इन तारीखी इमारतों के मकीन तो सदियां पहले ही खाकनशी हो चुके, मगर उनकी बनाई यादगारें आज भी तारीखी दास्तानों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खास कशिश रखती हैं।